हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिन केमिस्ट्री क्लासेस। अभी चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन यूनिट का। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें दूसरी प्रॉपर्टी आप स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको शो करते हैं डेल्टा टी बी से। इसको शो करते हैं डेल्टा टी बी से। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए यहाँ समझ लें, आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर, जिसके अंदर वाटर फिल है। अब मैं यहाँ पर एक बर्नर से इसको हीट दे रहा हूँ। अब मैं इस तरह से हीट दे रहा हूँ तो इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर जो है प्योर वाटर, प्योर वाटर, अब ये वाटर जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है तो इसकी वेपर बनती है। इसकी क्या बनती है, वेपर बनती है। और वेपर का जो प्रेशर नीचे की ओर दबाव डालता है, जो वेपर का प्रेशर जो नीचे की ओर दबाव डालता है वो किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। कोई भी कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड तब बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। कोई भी लिक्विड तब बॉयल होता है जब उसके का वेपर प्रेशर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 1.013 बार होता है। 1 atm इक्वल टू 1 बार होता है। अब वेपर प्रेशर, तो इसमें हम यही बताने जा रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो देखिए अभी हमारे पास जो ये वाटर, मैंने आपको वाटर का बताया कि ये किस लिए होता है, वेपर प्रेशर किस तरीके से होता है। और जो बॉयल होता है कोई भी सॉल्यूशन, वो तब बॉयल होता है तब तक उसकी वेपर का प्रेशर 1 atm के इक्वल ना हो जाए, 1 atm के इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल ना हो जाए। तो आइए चलते हैं, हम इसको और समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बार बना रहा हूँ, बार ग्राफ। इसमें वेपर वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ यहाँ पर जो, और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर लिख रहा हूँ। अब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, अब यहाँ पर समझ लीजिए इसको क्या कैसे करेंगे। अब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर है वो मान लीजिए यहाँ पर मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 atm प्रेशर पर, और जो उसका टेम्परेचर ले रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ले रहा हूँ, जो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है,
तो वो बॉयल हो रहा है, तो इतने टेम्परेचर पर यानी सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉयल हो रहा है वो 1 atm के इक्वल है। जब उसकी वेपर प्रेशर जब बॉयल होता है वो उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कंटेनर में मैं शुगर के कुछ शुगर डाल देता हूँ, कुछ चीनी डाल देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जब ये वाटर का जो प्योर वाटर है उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इसमें शुगर डाल दूंगा, 1 स्पून शुगर डाल दूंगा, कुछ शुगर डाल दूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब इसको बॉयल होने के लिए काफ़ी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें शुगर पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की जो वेपर्स बनती हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वाटर सरफेस के एरिया पर किसके मॉलिक्यूल आ जाते हैं? शुगर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और उन मॉलिक्यूल को क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल वहाँ पर बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है इससे 100 से ज़्यादा हो जाता है, बहुत टाइम लगेगा। अब जो मैंने जब सोल्यूशन डाला है तो यानी इससे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे 100 था तो इससे ज़्यादा आएगा। तो इसका जो मैं बार ग्राफ बनाता हूँ इसलिए ये आता है। अब हमें यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस इस वाले जो हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है इसका टेम्परेचर हमें 100 करना है। इसका टेम्परेचर कितना करना है? 100 करना है, कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम 100 कर दें, इसके इक्वल आ रहे। वो कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, हम वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं? कम कर देंगे। यानी यहाँ पर ये थोड़ा P1 मान लेते हैं जो सॉल्यूशन के लिए है, वो कम कर देते हैं, तब इसके इक्वल वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी को क्या कहते हैं, हमारे पास ये P1 प्रेशर कम कर दिया, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस प्रेशर को जब कम कर देंगे तब इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तो आपका जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है उसको कहते हैं टीवी नॉट, और जो सॉल्यूशन का होता है उसको कहते हैं टीबी। अब यहाँ पे बार ग्राफ करते हैं, तो ये इस तरीके से बार ग्राफ आएगा, ऐसे और ये ऐसे। ये तो आएगा आपका सॉल्वेंट और ये आएगा सॉल्यूशन के लिए। क्या आएगा? सॉल्यूशन के लिए। तो अब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसे किसे कहते हैं? ये देखिए, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी को कहते हैं, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस के टीबी नॉट। तो इसी के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे चलते हैं। देखिए तो जो हमारा डेल्टा टी बी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है, देखिए हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे करता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल पे करता है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कंसंट्रेशन हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल होने चाहिए। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। डेल्टा टीपी जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। और कंसंट्रेशन टर्म किस पे होती है, कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, वो होता है मोलैलिटी के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्या कर लेंगे, मोलैलिटी। और डेल्टा टीबी इक्वल के बी स्मॉल एम, वेयर के बी मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट, या इसे इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी, एम हो गया मोलैरिटी, ठीक है। वी नो डैट, नेक्स्ट चलते हैं, वी नो डैट जानते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या होगा, इन केजी। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम किससे करते हैं, W2 अपॉन M2, यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और यहाँ पे आता है W सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, W1 अपॉन 1000। तो ये क्या हो जाएगा आपका m इक्वल टू हो जाएगा आपका W2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई W1। तो ये मोलैरिटी आ गया। इस इक्वेशन को आप ए मान लो, इस इक्वेशन को आप ए मान लो, ठीक है। तो हम आगे करें, ठीक है, आगे करते हैं, वहां पर आगे करते हैं। यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, ये है आपका M2 मल्टीप्लाई W1। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स का आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहता है, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में इसको m निकालने के लिए बोलता है, यानी मोलर मास। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का, जैसे यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसको, और इस तरीके से भी लिख सकते हो, M2 इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन, यह आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई W1। तो ये आपका मोलर मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाता है, M2 इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई W1। तो ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स का एलिवेशन था पूरा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये बॉयल होता है, जब इसकी वेपर बनती है, तो वेपर का जो प्रेशर होता है वो किसको इक्वल होता है, 1 atm
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो कोई भी अगर सॉल्यूशन होता है वो तब बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब वाटर था जिसका 100 डिग्री सेल्सियस था। तो अब बार ग्राफ में आते हैं कि जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था तो उसका जो वेपर प्रेशर का जो प्रेशर था वो 1 atm के इक्वल था। किसके इक्वल था? 1 atm के इक्वल था। तो अब मैंने उसमें क्या किया, इस सॉल्यूशन में मैंने शुगर डाल दी, यानी चीनी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद क्या हो गया, तो देखिए ये हो गया अब एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो अब पहले से जो वाटर था उससे ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इसको बॉयल होने के लिए। तो बॉयल होने के बाद क्या होता है कि ये जब हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है तो इसकी वेपर दोबारा से बनती है, दोबारा बनने के बाद इसका वेपर का प्रेशर बनता है, और तब ये बॉयल तब होता है जब इसका 1 atm के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पर मैंने माना था कि जब ये आगे, क्योंकि टेम्परेचर 100 था, अब 150 पे होगा, मान लीजिए सपोज करिए 150 हो गया या ज़्यादा हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये तब जा करके 1 atm के प्रेशर के आ रहा। अब अगर हमें इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का हमें टेम्परेचर 100 पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर डाउन करना पड़ेगा। डाउन करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर जो करता है वो टेम्परेचर पे होता है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है ना। तो अब यहाँ पे जब मैंने P1 एक मान लिया कि मैंने इसका जो दबाव है वो कम कर दिया प्रेशर का 1 इसका, तो यहाँ पर तब इसका 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका बार कुछ इस तरीके से आएगा, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डेल्टा TB होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डेल्टा TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो डेल्टा TB, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है, ठीक है। आगे जो ये डेल्टा TB करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, यानी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती हैं। अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी के, किसको होता है, क्योंकि मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म है। तो डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी डेल्टा TB इक्वल टू KBM, ओके। अब यहाँ पर वेयर KB जो है एक मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, इसको यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ओके। तो ये हमारा डेरिवेशन था, इस पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस में हम इसकी केवी की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी रहती है, गिवन रहती है, ठीक है। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की जो होती है वो केवी की वैल्यू दी रहती है। अब इसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन इस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इसमें एक बात बताने जा रहा हूँ मैं कि देखिए, अगर नोट कर लेना ये बात, ठीक है, वैसे ही आगे भी समझाऊंगा मैं, इसी क्वेश्चन का है। जब इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हमारे पास जो आपका सॉल्यूट है, अगर हमारे पास सॉल्यूट है वो अगर नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइक जैसे जैसे शुगर, सॉल्ट या यूरिया, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन, जो आएगा नीचे क्या आएगा, KB, यानी कि M2 मल्टीप्लाई W1। तो ये आपका जो यूज होगा
जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, वो आयंस में नहीं टूटता है। अब आगे आते हैं, जैसे अगर नंबर 2 केस है, अगर इफ सॉल्यूट हमारे पास जो सॉल्यूट होगा, अगर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट अगर हमारे पास होता है, तो वो जैसे लाइक NaCl, Na2SO4, MgCl2, एक्सेट्रा, तो ये क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो आयंस में हो जाते हैं, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू आई ले लेंगे, अभी बता रहा हूँ, के बी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई W1, M2 मल्टीप्लाई W1। ठीक है, तो वेयर आई जो है यहाँ पर, वेयर आई, जो आई यहाँ पर है वो नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है कि जब Na उसमें टूट जाता है, NaCl, Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव। ये आपको हम वन टाइप फैक्टर जो आपका टॉपिक आएगा वहां पर समझाएंगे। ओके, तो अभी तो फिलहाल हमें ये यूज करना है क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 52 ग्राम ऑफ वाटर गिव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ 0.40 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें मोलर मास M2 फाइंड करना है हमें। ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो इसमें दिया हुआ है, जो हम उसको सॉल्वेंट में मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज 52 ग्राम ऑफ वाटर, 52 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए हमारे पास तो W2 है वो 12 ग्राम दे रखा है, और M2 हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, M2 हमें फाइंड करना है इसमें। और हमारे पास जो वाटर का है, वो वाटर कितना दे रखा है, W1 दे रखा है आपका 52 ग्राम, कितना दे रखा है, 52 ग्राम। तो वाटर गेव बॉइलिंग पॉइंट, वाटर गेव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब देखिए इसमें डायरेक्ट क्या दे दिया है, एलिवेशन दे दिया है, यानी डेल्टा आपको टीबी दे दिया है, वो दे रखा है कितना, 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन दे दिया है। अब कैलकुलेट द मोलर मास, केबी की वैल्यू आपको गिवन दी रहेगी क्वेश्चंस में हमेशा, केबी फॉर वाटर के लिए, तो ये आपका आएगा 0.52 केल्विन केजी मोल। ठीक है, अब सर देखिए, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, M2 इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई W, ये आपका कितना हो जाएगा, W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, ये आपका आएगा डेल्टा टीवी मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका कितना यहाँ पर, W2 कितना आएगा, W1 सॉरी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो M2 फाइंड करने के लिए केवी की वैल्यू 0.52 मल्टीप्लाई, और W2 की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पर आएगा ये डेल्टा टीवी 0.40 मल्टीप्लाई 0.52, तो ये कैंसिल और ये पूरा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 कैंसिल हो चुका है, 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, ये यहाँ पर एक 0 लगा लेते हैं, 4, तो यहाँ पर आएगा 4 3 सा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 सा 12, तो 3 मल्टीप्लाई 1000, तो M2 कितना आ जाएगा, 300 ग्राम, इसका जो मोलर मास है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आंसर नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है द बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट। तो एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर के बी की वैल्यू दे दी है 2.57 केल्विन के जी मोल। तो यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है, क्योंकि बेंजीन 81.0 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाउंड व्हेन 5 ग्राम ऑफ C12H20 इज डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए इसका आंसर